कमर कस लिए बीजेपी ने संदेश दिया है कि चुनाव के लिए तैयार हैं। 20 कमेटियों का गठन हो गया है। नरेंद्र मोदी की चुनाव अभियान समिति की देखरेख में ये कमेटियां काम करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन कमेटियों के गठन के बाद क्या टीम मोदी चुनाव जीत पाएगी, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता नदीम जावेद जी, बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। हितेश वाजपेयी जी, 20 कमेटियों का ऐलान हो गया बीजेपी की तरफ से आज। एक दिलचस्प बात यह है कि बीच में यह खबर आ रही थी कि कुछ नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह को रिपोर्ट किया जाए। लेकिन अब तस्वीर ऐसी आ रही है कि बीजेपी का क्या छोटा नेता हो क्या बड़ा नेता, राजनाथ सिंह को कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। अब सारी रिपोर्टिंग नरेंद्र मोदी को होगी। देखिए रेहा जी, ये सब जैसा आपने बताया ये खबरें थी। अब खबरों का कोई आधार नहीं होता है और मुझे लगता है कि ये खबरें तब तक आती हैं जब तक समितियों का गठन नहीं हो जाता। भाजपा एक लोकतांत्रिक दल है। इसमें जब समितियां बनती हैं तो उन समितियों के अध्यक्ष को सदस्य रिपोर्टिंग करते हैं और इसी प्रकार यदि देखा जाए तो चुनाव अभियान समिति श्री मोदी जी को रिपोर्ट करेगी जैसा कि बताया जा रहा है। तो उसमें कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है। हमारे यहाँ पर रिपोर्टिंग सिस्टम जो होता है वो दायित्व के रूप में लिया जाता है, कोई आनंद के रूप में नहीं लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी जाती है हितेश जी अस्वाभाविक उसको दी जाती है। हितेश जी, इसमें अस्वाभाविक ये लगता है कर रहे हैं हितेश जी, अस्वाभाविक इसमें यह लगता है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करता है और यहां पर संसदीय बोर्ड के जितने सदस्य हैं वो सब मोदी को रिपोर्ट करने वाले हैं। तो इसको क्या माना जाए कि हम ये मानकर चलें कि अब मोदी को प्रधानमंत्री पद के रूप में घोषणा होना सिर्फ बाकी है? देखिए विजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से बहुत करीब से आपने दिल्ली की राजनीति को देखा है। यह देश गठबंधन के युग में है और स्वाभाविक है कि गठबंधन के युग में गठबंधन के साथी क्या सोचते हैं नेता के बारे में, और उसके बाद जो लार्जेस्ट पार्टी है, जो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी है आज, तो ये 2 प्लेटफॉर्म मिलकर तय करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एपेक्स बॉडी होती है, जो हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त बॉडी है, वह है पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड जिसको हम कहते हैं। हाँ। तो वही तय करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन संसदीय बोर्ड के सारे सदस्य जब मोदी को रिपोर्ट कर रहे हैं बाकी मित्रों तो फिर बचा क्या तय किया जाता है। लेकिन संसदीय बोर्ड के सारे सदस्य तो यहां मोदी को रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए 2 हिस्से हैं। आपने जो बात ये जो बात आप कह रहे हैं ये चुनाव अभियान से संबंधित है। तो चुनाव अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान है। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान के लिए ये समितियां गठित हुई हैं। तो संसदीय बोर्ड जो होता है वो विभिन्न समय समय पर चुनाव को देखते हुए ये समितियों का गठन करता है जो अलग अलग काम करती हैं। तो इसमें कोई बिटवीन द लाइन्स वाला विषय नहीं रह जाता। हितेश वाजपेयी जी, तस्वीर इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, संसदीय बोर्ड के जितने सदस्य हैं वो अब से नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करेंगे और आप कहते हैं जब प्रधानमंत्री पद की बारी आएगी तो संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसीलिए ये सवाल उठता है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नदीम जावेद जी भी मौजूद हैं। नदीम जावेद जी, बीजेपी ने 20 कमेटियों का गठन किया, उसका ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देखरेख में ये कमेटियां काम करेंगी। आपको क्या लगता है, क्या टीम मोदी कड़ी टक्कर देगी? देखिए 2-3 चीजें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1 ये कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए बहुत ज्यादा हम प्रतिक्रिया देने की पोजीशन में है भी नहीं। लेकिन चूंकि बात आपने उठा दी है और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे के बीच में जो कांग्रेस के विचार है या मेरे विचार हैं वो आपसे शेयर करूं। नंबर 1 ये कि ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कमेटियों का गठन करती है। दूसरी बात कि इस पूरी कमेटी में एक तरह से ऐसा लगता है कि सभी लोगों को खुश करने का प्रयास है। मोदी को जब लाया गया था तो उसके बाद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आइडियोलॉजिकल सफोकेशन दिख रहा था और वो इस तरह का सफोकेशन दिख रहा था जिसमें दूसरे दिन अडवाणी जी ने एक तरह से इस्तीफा दे दिया था और बाकी बहुत सारे लोग जो उनके कई राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह हैं उन्होंने भी विरोध दर्ज किया था। तो एक बात बहुत साफ है कि जो अलग अलग फैक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें सेटल करने की कोशिश की गई है। तीसरी बात यह है, ऐसा भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं
ये समझ चुकी है कि उनके पास दूसरा और कोई चेहरा है नहीं, तो वो जो एक उनकी संघ की या भाजपा की जो एक आइडियोलॉजिकल विचार है, उस विचार के साथ मोदी को प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं एक मिनट, विजय जी, आप एक बात, देयर इज नरेंद्र मोदी अल्टरनेटिव। मैं एक बात और जो उन्होंने हमारे वाजपेयी जी ने कहा, उनकी बात के साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है इस देश के अंदर और जो चल भी रहा है वो गठबंधन का दौर है। भारतीय जनता, जब अटल जी थे, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई इस बात की है कि विरासत अटल की होगी या विरासत अडवाणी की होगी। अटल जी एक लिबरल थे और अडवाणी जी एक फंडामेंटलिस्ट थे। मोदी, सच्ची बात यह है कि अडवाणी जी के विचारों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। एनडीए जो जिसकी चर्चा अटल जी के जमाने में थी और 24 पार्टियों का गठबंधन था, आज एनडीए एनसीए बन गया है, नेशनल कम्युनल अलायंस हो गया है, और उसमें केवल शिवसेना बची है और अकाली दल बची है। तो सवाल इस बात का है कि मोदी के चेहरे के साथ और इस विचार के साथ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज जाना चाहती है, इस विचार के साथ क्या इस देश के अंदर जो दूसरे सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव लोग हैं वो इस विचार के साथ? चलिए, अहम सवाल आपने उठाया है, इसका जवाब मैं हितेश जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले इस बीच हमारे साथ कुमार विश्वास जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। कुमार विश्वास जी, बीजेपी ने आज 20 कमेटियों का गठन किया, लेकिन एक और फैसला ये किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो कमान है, जो प्रभारी होंगे वो नितिन गडकरी होंगे। आपके लिए बड़ी चुनौती? नहीं, देखिए, चुनौती इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ एक सामान्य नियम है भारत में कि कोई बच्चा अगर स्कूल में 3 बार फेल हो जाए तो उसका नाम कट जाता है स्कूल से। तो दिल्ली के राजनीतिक स्कूल से भारतीय जनता पार्टी 15 साल से लगातार हार रही है, तो उसका तो वैसे भी नाम नहीं है। मुख्य लड़ाई जो है वो कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल के बीच का संघर्ष है। एक भ्रष्टाचार करने वाले, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने गडकरी जी को प्रस्तुत करके ये बता दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनका क्या विजन है। विजय गोयल का चेहरा आगे करके और गडकरी जी को प्रबंधक बनाकर उन्होंने ये बता भी दिया, और साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट कमेटी का भी उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। इसका मतलब भाजपा ये भी बता रही है कि उनका विजन 2014 के लिए क्या है। अगर पूर्ति के घोटाले में फंसे अजय संचेती के साथ ही कोयले के घोटाले में फंसे गडकरी जी, जिनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, अगर उनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है, इसका मतलब बीजेपी दिल्ली के नागरिकों को संदेश दे रही है। कुमार विश्वास जी, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी मौजूद है बीजेपी से, और हम सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या ये टीम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव जिता पाएगी बीजेपी को? तो आपका सवाल मैं हितेश जी के पास ले जाती हूँ। हितेश जी, कुमार विश्वास का ये कहना है कि जो चेहरा आपने दिल्ली के चुनाव के लिए आगे किया है वो तो खुद सवालों के घेरे में रहे हैं, और इतने सवालों के घेरे में रहे कि आपको उनको अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा, उन्हें हटना पड़ा अध्यक्ष पद से। अब आपने उनको दिल्ली जैसे अहम प्रदेश के चुनाव के लिए आगे कर दिया। देखिए, कुमार विश्वास जी को मैं उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने कहा। जिस स्कूल और कॉलेज की वो बात कर रहे हैं, अभी उनने उसका चेहरा भी नहीं देखा है, अभी तो उनका एडमिशन भी नहीं हुआ है, और वो वहां के टीचर्स और प्रोफेसर पर टिप्पणी कर रहे हैं जो कई बार सरकारें बना चुके हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आप और अब मैं दूसरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता जो सोशल मीडिया में हो रहा है, उन सब का कोई जिक्र मैं करना चाहूंगा, लेकिन कुमार विश्वास जी अति आत्मविश्वास में कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आज, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने इश्यूज पर राजनीति करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरोप तो उनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोगों पे लगे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या उनके वकील साहब हों, जिनके ऊपर बहुत विचित्र विचित्र किस्म के आरोप लगे हुए हैं। विश्वास जी भी आरोपों से अछूते नहीं हैं। तो मुझे लगता है केवल दूसरों पर थूकने मात्र से ये देश का निर्माण नहीं होगा। यदि आप वाकई में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इस भाषा को बंद करिए, इसको जनता पसंद नहीं करती है। जनता चाहती है उसको सुकून कौन देगा, नंबर 1। इसके साथ ही एक सवाल और है, सत्र में कही थी जी बिल्कुल वही सवाल मैं लेकर आ रही हूँ, और वो अहम सवाल ये है कि जो बात नदीम जावेद जी ने उठाई यहाँ पर कि जो तनातनी बीजेपी के अंदर चल रही थी और जो नेता असंतुष्ट नरेंद्र मोदी से बताए जा रहे थे, सभी को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने यातायात प्रबंधन उसके साथ जोड़ दिया है, पब्लिसिटी में आपने सुषमा स्वराज को शामिल कर दिया है, मार्गदर्शक बना दिया है अडवाणी जी को। तो ये किस लिए किया गया है? पैसिफाई करने के लिए? हर हाथ को काम दे दिया। हाँ, हर हाथ को काम, ये अच्छी बात। हाँ, मैं जो बात कहने जा रहा था वो यही थी कि हमारी पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, लीडर बेस्ड नहीं है। इसीलिए स्वाभाविक है कि कैडर में सभी लोग अपनी बातें रखते हैं। हमारे आलोचक इसी बात से परेशान रहते हैं कि हमारे कैडर में लोग अपनी अपनी अलग अलग बात रखने के बावजूद भी ये झंडा उठा के चलते क्यों हैं? क्योंकि ये देश के लिए काम करना चाहते हैं। ये एकमात्र दल ऐसा है जो पहले देश की बात करता है, फिर दल की और उस व्यक्ति की, और इसी बात को सभी लीडरान भी अपने दिमाग में रखते हैं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब 10 जनपद या
या गांधी नेहरू परिवार से मतभिन्नता होती है तो उसको बाहर का रास्ता या तो दिखा दिया जाता है या उसके पास चॉइस वही रहती है जो बाहर निकल जाता है। ऐसा हमारे धर्म में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक बात है कि हमारे लिए गर्व की बात है। मैं एक बात इनकी बात से, इन्होंने एक बड़ी बुनियादी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले होते हैं और हाल फिलहाल में लगातार ये देखे जा रहे हैं कि जो फैसले हैं वो राजनीतिक दल के अंदर तो होते ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े फैसले हैं वो नागपुर से होते हैं और इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो जाकर नागपुर में चरण छूता है, आशीर्वाद लेता है और वहां से फैसला किया जाता है। तो ये कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कौन सा लोकतंत्र है और ये किस तरह का लोकतंत्र है जिसमें कि फैसले आपके अपनी राजनीतिक पार्टी के अंदर या अपनी सियासी जमात के अंदर हो ही नहीं रहे, सब नागपुर से हो रहे हैं। तो ये बात मैं समझता हूं कि बड़ी अहम है। दूसरी बात आपने कही भारतीय जनता पार्टी के संबंध में और उसकी डिबेट में मैं चला जाऊंगा कि उन्होंने देश में क्या किया, तो शायद समय कम हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है और वो ये है कि पूरे उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का असर है। पूरा साउथ में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। आप उड़ीसा से लेकर बंगाल तक आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देती है। कोalition के लिए इनके साथ कोई आने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जैसा जिम्मेदार आदमी जिन्होंने कि 17 साल तक आपके साथ राज्य में सरकार चलाने का काम किया था और एक अच्छी सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो ऐसे में तो आप बिना चुनाव लड़े जीत जाएंगे फिर। देखिए, चुनाव तो एक ऐसी चीज है कि लोकतंत्र में जनता का जो फैसला होता है उसको अपने माथे पे लगाना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि ये मुल्क जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो इस देश के लोग स्वीकार नहीं। हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जाता है नदीम जी कि मोदी हमारे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन मोदी कुछ कहते हैं तो ऊपर से नीचे तक आपकी पार्टी की फौज लग जाती है जवाब देने में। उसका खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कुमार विश्वास जी, सवाल यही उठ रहा है कि 20 कमेटियों का गठन कर दिया गया है, इसका ऐलान कर दिया गया है, हर नेता को एक जिम्मेदारी दी गई है। क्या नरेंद्र मोदी की ये टीम करिश्मा कर पाएगी, वो करिश्मा जो वो पिछले कुछ सालों से नहीं कर पाई है, सत्ता में नहीं आ पाई है, क्या ये करिश्मा कर पाएगी? हेलो कुमार विश्वास जी, आप हमें सुन सकते हैं? जी बताएं। जी कुमार विश्वास जी, सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की ये टीम वो करिश्मा कर पाएगी जिसके लिए बीजेपी इतने सालों से तरस रही है, चुनावी जीत? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी की एक प्रासंगिकता तो है कि इस देश में जो राजनीतिक शून्य है व्यक्तित्वों का, उसमें उनको एक जगह बनाई है, एक उम्मीद बनाई है लोगों में, और वो अक्रॉस द पार्टी लाइन भी उनकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी से जो उम्मीद की जाती थी कि बदलते हुए भ्रष्टाचार का विमर्श जो आया है इस देश में उस पर चर्चा करें, उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं और बड़ी अच्छाई के साथ, बड़े तरीके और प्रबंधन के साथ वो पूरी बहस को सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर ताकतें, राम मंदिर, इनके चारों तरफ ले आए हैं। और मुझे लगता है 1992 से देश काफी आगे चला गया है। जिस अंडर करंट को शायद नरेंद्र मोदी और उनके प्रबंधक नहीं समझ रहे हैं, और इसका सही सही जवाब दिल्ली और ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं यही दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गडकरी जी को दिल्ली में फेस चुना है, तो हमारे लिए और आसान हो गई है राह ये बताना कि मुख्य मुद्दा इस देश में भ्रष्टाचार है। ये लूट होती रहेगी तो ना राम बचेगा, ना रहीम बचेगा, ना ये देश बचेगा। अन्यथा ये 64 साल से ही राम रहीम चला रहे हैं। अगर यही दुकान देश चलाना चाहता होगा तो जनता का आदेश सिरमाते होगा। ठीक है हितेश जी, इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हमारी पंचनिष्ठाएं लेकर हम आगे बढ़ते हैं जिसके प्रतीक मोदी जी हैं और ये शुरू से है। उसको पढ़ेंगे, कुमार विश्वास जैसे कविताएं पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये देश अमर अकबर एंथोनी की राजनीति से ऊब चुका है और ये साबित नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर पर्रिकर जैसे नेताओं ने अपने राज्यों में किया है, जहां बिजली, सड़क, पानी और रोटी कपड़े मकान की राजनीति हुई है और उसमें नए नए प्रयोग किए गए हैं और उसमें हमने अपने कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं सरकारों के माध्यम से। लेकिन ये जानबूझकर इस देश को फिर से अमर अकबर एंथोनी की राजनीति पर लेकर जाना चाहते हैं, जब देश आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और जब हम गुड गवर्नेंस का वहां पर एग्जाम्पल स्थापित करना चाहते हैं तो ये बार-बार राम रहीम की बहस को उठाना चाहते हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी टीम की बात भी करें सर, तो आपके साथ 17 साल पुराना रिश्ता रखने वाली जेडीयू आपको छोड़कर चली गई। अभी दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष आमिर रजा, उन्होंने इस्तीफा दिया। माइनॉरिटी सेल के कई नेता हैं जो छोड़ करके कांग्रेस का रुख उन्होंने किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतने साथी आपको छोड़कर जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सामने आने के बाद कोई जुड़ा तो है नहीं आपसे, तो ऐसे में क्या ये टीम जीत दिला पाएगी आपको?
देखिए नेहा जी, मैं आपको एक बहुत पुराना उदाहरण देना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया ने इस देश में नारा दिया था कि कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ। इस पर चुनाव हुए थे और उसके बाद जयप्रकाश नारायण और अन्य लोगों ने 8 राज्यों में सरकारें बनाई थी। यह हम इस देश ने देखा है। आज लोहिया के जो चेले हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो इनको आप ये मत सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर, मेरे किसी सवाल का सीधा जवाब आपने नहीं दिया। चलिए वक्त मेरे पास बहुत कम है। विजय, क्या ये टीम, नरेंद्र मोदी की ये टीम चुनाव जीत पाएगी? चाहता हूं, देखिए टीम के आधार पर अगर चुनाव जीते जाते या हारे जाते तो बहुत सारी टीमें बनी हैं। पहले प्रमोद महाजन की टीम बनी, कांग्रेस की भी टीमें बनती रही हैं, लेकिन मोटा सवाल यह है कि अभी पार्टी ने जो अभी एकता दिखाने की कोशिश की है मोदी को सामने रखकर, और मोदी के नेतृत्व में सब मोदी को रिपोर्ट करेंगे, क्या ये एकता बनी रहेगी, बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि क्या ये देश का वोटर अब मोदी से ही उम्मीद करता है कि मोदी उनको आके बताएंगे कि वो अगर सत्ता में आए तो उनकी आर्थिक नीतियां कैसी रहेंगी, कांग्रेस से कैसी अलग रहेंगी, दूसरी नीतियां क्या रहेंगी। तो इन सवालों के जवाब अगली 100 रैलियों में हमें क्या मोदी की तरफ से मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और नदीम जी, बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब तक आपकी पार्टी कहती रही है कि मोदी मुद्दा नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से साफ तौर पर उनका कद सर्वोपरि हो गया, सर्वमान्य वो पार्टी के भीतर हो गए हैं बीजेपी में, अब आप मानेंगे कि वो मुद्दा है आपके लिए? मैं केवल एक बात आपसे करना चाहता हूं, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में थी, नरेंद्र मोदी की हाइप क्रिएट की गई थी, वहां पे हार गए। हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, वहां हार गए। कर्नाटका में नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया और ऐसा लगा कि जो बीजेपी वहां कोलैप्स हो रही है, मोदी जी जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वहां पे हार गए। तो जहां जहां पे सच्ची बात यह है, लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में होता यह है कि आप अपनी बात को लेकर जनता में जाते हैं और जनता किस आदमी पे और किस कार्यक्रम पे विश्वास करती है। तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, मेरी बात सुन लीजिए वाजपेयी जी, जब तक आप बोले मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, इसलिए जहां जहां नरेंद्र मोदी गए वहां वहां उनकी स्वीकार्यता नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उनका उपयोग करने का प्रयास किया गया था, वहां भी कोई खास कामयाब नहीं हो पाए। तो बुनियादी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता क्या राष्ट्रीय स्तर पर है, और वो तय तभी होगा जब चुनाव होंगे और जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि ये देश प्यार से, अमन से, शांति से, सौहार्द से, कौमी एकजुटती से और भाईचारे से चलेगा, नफरत की बुनियाद तो पर। आप नरेंद्र मोदी को मुद्दा तो नहीं लेकिन हाइप जरूर बता रहे हैं। वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को नहीं बनाया, लेकिन उसके अलावा पार्टी की पूरी कमान मोदी के हाथ में दे दी है। बड़ा सवाल यही कि क्या ये टीम बीजेपी के लिए कोई करिश्मा कर पाएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।